नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी संघर्ष सुनाने जा रही हूँ। उसका अगला भाग। 2-4 दिन और बीत गए कि एक रोज इंदर चाचा के मामा अर्थात रुद्र प्रताप जी के साले जगदीश नारायण अपनी बहुत से लोगों को लेकर उनके घर में दस्तक दे दी और खून खराबे में उतर आए। रात के करीब 11 या 12 बज रहे थे। हमें खूब जबरदस्त बड़े बड़े पटाखे, जैसे कि अक्सर शादी ब्याह में दिवाली के समय फोड़े जाते हैं, उससे भी जोरदार आवाज सुनाई दे रही है। मैं आवाज सुनते ही घर से बाहर निकल आया तो पता लगाने की कोशिश करने लगा कि क्या बात है। ऐसे में मेरे बाबूजी कहने लगे, बेटा अभी घर से मत निकलना, चंबल के डाकू लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ है और ज्यादा दूर में नहीं है, हमारे गांव के ही किसी के घर में आए हुए हैं। मैं उस समय नए फौज में गया हुआ था। डाकुओं के विरोध में मेरे मन में एक अजीब सी जोश हुआ करता था। मैं घर से निकलने लगा तो मेरी माँ भागकर आई और गई और मुझसे लिपट गई। मुझे रोकते हुए कहने लगी, बेटा इन डाकुओं का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके घर में डाका डाले। उनके सामने गया तो हो सकता है कि कल को यह लोग हमारी ही घर दस्तक दे दे। तू तो घर में नहीं रहेगा, ड्यूटी में चला जाएगा, हम लोग खामखा मारे जाएंगे। अपनी माँ की करुणा भरे कथन के आगे मैं विवश हो गया। मैं घर में वापस चला गया। पूरे रात भर मुझे नींद नहीं आई। डाकुओं ने लगभग घंटे भर तांडव मचाने के पश्चात चले गए और वही घंटे भर बड़े बड़े हाथ गोला, जिसको देसी बम कह सकते हैं, उसकी आवाज सुनाई देने लगी। अगले दिन सुबह के समय टहलते टहलते ढूंढते मैं पहुंच गया तो देखा इंदर चाचा के घर के आंगन में बहुत से लोग भीड़ जमा कर खड़े। मुझे समझ में देर नहीं लगी कि उनके ही घर में कुछ हुआ है। मैं अंदर जाकर सभी से पूछने लगा। ऐसे में कोई कुछ तो कोई कुछ कहने लगा। इंदर चाचा के माँ गंगा देवी बार बार उनके भाई जगदीश नारायण के नाम ले रही है और कह रही है, अच्छा हुआ इंदर घर पर नहीं था, नहीं तो उसे काट कर रख देता। वह लोग बड़े बड़े कट्टारे लेकर आए थे। जगदीश नारायण रुपया के खातिर उसके पूरे परिवार को काट डालता। धीरे धीरे गांव वालों की भीड़ कम होती गई। मैं वही आंगन में एक कोने में बैठकर सभी की बातें सुनता रहा और निष्कर्ष निकलता रहा। फिर जब सभी लोग चले गए तो दादी जी से पूछा, आप क्यों बार बार कह रहे थे कि अच्छा हुआ इंदर नहीं है, क्या बात है? ऐसे में दादी जी रोते हुए कहने लगी, असल में घर की विवाद सड़क पर चली गई है। अपने घर में इंदर चाचा की पैसे को लेकर जो खींचतान चल रही थी, वह बात रुद्र प्रताप जी अपने साले जगदीश और जसवंत को कह डाला। उनका साला जसवंत और जगदीश दोनों ही गुंडा प्रवृत्ति के हैं, मतलब कि कभी अच्छे ढंग से कामकाज करने की बजाय गुंडा बदमाशी करके पैसा कमाते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी को भी मार काट डाल सकते हैं। उससे कई दिनों से हमारे घर में आने लगा और धमकी देने लगा कि भांजे से फौज की नौकरी करके आया है, उसे 20 लाख रुपए मिले हैं, उससे कहो आधे पैसे हमें दे दे, नहीं तो उसके परिवार को ही काट डालूंगा। मेरी भाई मुझे कहता है कि मेरे ही सामने मेरे बेटे को काट डालेगा। दादाजी के बातें सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप लोग उनके विरोध में पुलिस की शिकायत क्यों नहीं करते? तो वह कहने लगी, बेटा यह सभी तो अपने ही है, यह सोचकर हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात है कि हमने इस विषय को इतना गहराई से लिया ही नहीं कि यह खून खराबे तक जा सकता है।
तब भी देखो सामने जो भी मिला उसे खून मार पीटा और जिसके पास जो भी गहना और रुपए पैसे थे सारे छीन लिए गया। बाद में यह लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट तो लिखाई है, परंतु किसी के नाम से नहीं, केवल इतना ही कहा घर पर डाकुओं ने डाका डालने आए थे, सब को बंधक बनाकर खूब मारा पीटा और लूटा, परंतु हम लोग किसी को पहचान न सके। जितेंद्र कहने लगा, मुझे बाद में पता चला कि एक तरफ जहाँ रुद्र प्रताप जी के साले लोग अच्छे नहीं हैं, वही अपने घर के विवाद को सड़क पर ले गए और अपने मित्र तथा साले लोगों को कह डाला कि इंदर को पेंशन तथा तनख्वाह 20 लाख रुपए मिल सकता है एक ही वक्त में। बावजूद उसने घर में एक पैसा तक नहीं दिया है। ऐसे में उनके सालों को भी मौका मिल गया है। जितेंद्र कहता है, तब से आज तक मैं यही सोचता रहा, अगर उस समय इंदर चाचा और मंजू चाची और बच्चे लोग घर पर होते तो न जाने क्या होता उनके साथ। वैसे भी जगदीश नारायण अपनी बेटी जसवंत और उनसे सभी सगी साथी मिलकर तो तांडव मचाया था। सभी तो बंधक बनाकर मार पिटाई की, खूब लूट मार मचाया था, तो न जाने और क्या क्या करते। तब से लेकर आज तक लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। मैं जब भी छुट्टी में घर में जाता, इंदर चाचा और उनके परिवार की खोज खबर लेता हूँ। दादी जी कहती है, हाँ बेटा, वह लोग ठीक ठाक है, हमारे साथ नहीं रहते, कहीं और जगह पर रहते हैं, और कहने लगते हैं अपनों से दूर रहो तो वही सही है। अपनों में और परायों में जब अंतर ही नहीं रहा, फिर अपनों के बीच में रहने का विचार क्यों? हम लोग तो वही परदेश में ही अच्छे थे, जहाँ अपना कोई नहीं था। किसी ने मारते धरते भी तो नहीं ना। जब अपने ही हाथों से कर्म करके और अपने ही पैसों पर परिवार चलाना है, किसी अपनों से कोई सहयोग के अलावा केवल ईर्ष्या और उल्हाना की ही मिले, तो परदेश और परदेशियों के बीच रहना ही अच्छा है। तब से यह लोग गांव छोड़कर चले गए, कहीं और शहर में रहते। एक दिन खबर हुई कि यह घर आते हैं, 1-2 दिन के बाद चले जाते हैं और पूछने पर कहते यह गांव, यहाँ पर हमारे कोई भी नहीं है, सभी बेगाने लगते हैं। हम लोग तो वैसे ही बेगाने के बीच रहते हैं जो कभी हमारे खून के प्यासे बन गए थे। अगर होगी भी तो अपनी मन को तसल्ली दे देंगे, कोई बात नहीं, यह लोग अपने नहीं है तो भला हमारे प्रति सहानुभूति क्यों दिखाएंगे? हम तो एक दूसरे से बेगाने हैं। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है कहाँ का है? ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि मैं फौज में रहा हूँ, पूरा देश की सेवा में तत्पर रहा हूँ। ऐसे में कहीं पर भी जगह मिल जाएगा। लोग हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, ऐसे में हमें तो उनके बीच में रहना अच्छा लगता है। यह लोग नहीं पूछते कि कितना पेंशन मिलता है और क्या करेंगे, वरना हमारे खैर खबर लेते हैं। ना किसी से रिश्तेदारी, ना किसी से बेरुखी। हम सभी लोग अपना खाया पिया, अपना दिन गुजार लिया। कोई हमारे सामने झूठ मूठ का रोया नहीं करते, कोई नाटक नहीं दिखाते, कोई धमकी नहीं देते, और पैसे नहीं दोगे तो गला काट देंगे ऐसा भी कोई नहीं कहता, क्योंकि उनको एहसास है कि फौजी लोग तो वैसे भी बेचारे देश के लिए अपनी जान की बलि चढ़ जाते हैं। उसे क्या कहना है, उनसे क्या लूट खसोट करना है। यह लोग तो ऐसे ही परिवार वालों से सताया हुआ और सरकार पर आश्रित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को